हेलो विद्यार्थियों, शिव्या केम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आपका अपना अरविंद सर। आज मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो पहला अध्याय है इंटरमीडिएट का, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से समझेंगे एक एक बात के लिए। नोट्स को बड़ा उससे सजाया गया है, एक एक बातों को समझते रहिए। देखिएगा, पॉइंट है पुष्प की सारा। सबसे पहले हम फ्लावर को देखेंगे। क्या है? पादप जाति में आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। आवृतबीजी और अनावृतबीजी दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक आवृतबीजी होता है और दूसरा अनावृतबीजी होता है। अनावृतबीजी इसमें नग्न बीज होते हैं। आवृतबीज पौधे पे होते हैं जो ढके होते हैं, यानी कवर्ड होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं निषेचन के पश्चात। ये देख लीजिए, आवृतबीजी पौधे पे होते हैं। इसमें पॉइंट बनाएंगे, आप नोट करते रहना साथ साथ, जिससे आपको आसानी हो। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं निषेचन के पश्चात, यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इसके अंदर अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय फल में तथा बीजांड में, अंडाशय फल में तथा बीजांड में बदल जाता है। ये वाली बात इम्पोर्टेंट है भाई। इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अंडाशय किस में बदलता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ये वाली बात याद रखिएगा। अंडाशय जो होता है किसके बाद? निषेचन के बाद। ये वाली बात थी। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में चेंज होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगली क्या है? इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुभेद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद अवस्था मिलती है। मतलब अत्यंत विकसित जब हो जाता है तो अत्यंत विकसित होने के पश्चात इसमें एक अवस्था बन जाती है। याद रखिए, अत्यंत विकसित हो जाएगा तो बीजाणुभेद बन जाएगा, और अगर कम विकसित होगा यानी बहुत कम विकसित होगा तो संरचना बनेगी युग्मकोद भेद की। कैसी संरचना बनेगी? संरचना बनेगी युग्मकोद भेद की। आगे क्या है? ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। अगर ये पीढ़ी पहले बीजाणुभेद, पहले युग्मकोद भेद बना, उसके पश्चात बीजाणुभेद बना, उसके ये दोनों एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी आए तो इसको हम कहते थे पीढ़ी एकांतरण। ये क्वेश्चन होता है कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि बीजाणुभेद अवस्था और युग्मकोद अवस्था एक दूसरे के बाद अल्टरनेट आती हैं, इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुभेद अगला पॉइंट है भाई। बीजाणुभेद एक द्विगुणित अवस्था होती है, जबकि युग्मकोद भेद, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, वो आगुणित अवस्था होती है, जिसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बीजाणुभेद कैसी होगी? 2n। युग्मकोद भेद कैसी होगी? एक आगुणित अवस्था होती है, एन जिसे हम कह सकते हैं। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं, यानी कि देखें, सबसे पहला होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज ये प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्यदलों से मिलकर बना होता है। बाह्यदल पुंज क्या है? जो कि अनेक बाहरी दलों से मिलकर बना होता है। पीछे की साइड से बाहरी दलों में उनसे मिलकर बना होता है। दलपुंज ये दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर होता है। दूसरी बात, 2 बात हो रही है। तीसरी बात है इसमें पुमंग, ये तीसरा चक्र है। ये नरजनन अंग है। प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहते हैं, यानी पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। यानी कि जो पुमंग है, इस पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं भाई। जायांग चौथा भाग है, ये चौथा चक्र है, ये मादा जनन अंग है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं, तो जायांग की इकाई स्त्री केसर होती है। बाह्यदलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। जो बाह्यदल जो बाहरी साइड से लगे होते हैं, बाह्यदलपुंज व दलपुंज के सहायक चक्र, क्योंकि ये जनन क्रिया भाग तो नहीं लेते। पुमंग व जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। कौन कौन से? पुमंग व जायांग। पुमंग तो हो गया मेल वाला पार्ट,
और जायांग हो गया फीमेल वाला पार्ट, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्रिया में भाग लेते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं। अगली बात अब देख लीजिए फ्लोवर। फ्लोवर आप देख रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई। ये जो पार्टीशन है, ये वाला, ये जो पार्टीशन है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्टीशन। एक मिनट देखिए, ठीक से पेन वर्क नहीं कर रहा है। ये वाला जो पार्टीशन है, ये वर्तिकाग्र का काम करेगा, और ये नीचे की ये संरचना दिखाई दे रही है इतनी लंबी, इसको वर्तिका कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया? ये साहब तुम्हारी होगी वर्तिका, ये क्या हो गया तुम्हारा वर्तिकाग्र हो गया। और ये जो निकल के जा रहे हैं, ये जो निकल गए, तो ये क्या है? दल हैं। ये क्या है? बाल। अंदर कौन है? अंडाशय। ये वाला भाग अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये संरचना किसकी? बीजांड की है। जो अंडाशय है ये किस में चेंज हो रहा था? फल में। बीजांड किस में बदल रहा था? बीज। तो अंदर वाला जो भाग है बीजांडासन है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बीजांडासन। पुंकेसर, पुंकेसर क्या है? पुंकेसर इकाई है, यूनिट है किसकी? कुमंग की। तो पुंकेसर के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहला रहा है? इसको कहते हैं पराग। और ये जो नीचे को जा रहा है, ये वाला पार्टीशन, इसको, ये जो पार्टीशन है, ये वाला पार्टीशन, इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं पुतंतु। ठीक है, ये हो गया इसके बाहर। अब नीचे की तरफ पुष्पासन बोलेंगे इसको, पुष्पयंत्र बोलेंगे। आगे देखें, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प के अंदर आपने देखा नर जननांग के रूप में पुंकेसर, मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाता है। यानी कि पुष्प के अंदर अभी आपने नोट करा था कि नर जननांग है, और नर जननांग के रूप में पुंकेसर है, और मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाता है। पुंकेसर एवं जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, देखो ये जो भाग था, ये वाला भाग, ये पुंकेसर था। पुंकेसर वाला भाग और वर्तिकाग्र किसी के सब भाग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः परागकणों का एवं महाबीजाणु का निर्माण। तो पुंकेसर के अंदर हो जाएगा परागकणों का निर्माण। किसका हो जाएगा निर्माण? यानी कि इस लाइन को, ये वाली लाइन यहाँ से इसको उठा दीजिए, और जायांग के अंदर इस वाली लाइन को सिमला दीजिए। जायांग के अंदर महाबीजाणु का निर्माण होता है। किसके द्वारा? क्या पोजीशन होती है? पोजीशन होती है अर्धसूत्री विभाजन। परागकण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, नर युग्मकोद्भिद से क्या समझते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद से क्या? तो नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, गिर बीज बनता है, तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका बनती है। मादा युग्मकोद्भिद क्या बनती है? अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से युग्मनज बनता है। याद रखिएगा कि भाई नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक एवं अंड के जब दोनों का संयुग्मन हो जाता है तो युग्मनज बन जाता है। युग्मनज के बनने के बाद निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है, निषेचन हुआ दोनों का, नर युग्मक मिला एवं अंड कोशिका मिली, दोनों का क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन होने के पश्चात युग्मनज युक्त, निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं, जिसके अंकुरण से नए बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। मतलब जिसका अंकुरण होगा, बीज बना, बीज को लगा दिया जाएगा, लगाने के बाद जब बो दिया जाएगा तो उसके अंकुरण से नए बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। इसी क्रम में आगे की तरफ अगला पॉइंट है लघु बीजाणु जनन। इस पे एक साइड में आप लिख लीजिए भैया, ये इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। लघु बीजाणु जनन या बीजाणु जनन, ठीक है। देखिए, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को, मतलब परागकोश तथा परागकण, परागकोश में परागकणों का निर्माण होगा और परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
परागकोश एक समान विभज्योत कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है जो बाहरी स्तर द्वारा घिरा होता है, जो धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों में बदल जाता है। डेवलपमेंट होता रहता है और ये 4 पालियों में बदल जाता है और ये बाद में एक संवहन बंडल, जिसे बोलते हैं वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में परागधानी विकास हो रहा होगा उस समय तरुण परागकोश में कोने बाहरी स्तर के नीचे कुछ आधा स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। इन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रपशु कोशिकाएं किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने इसी में छिपा रखा है, बस आप लोग मन लगा कर पढ़िए। आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप बायोलॉजी में 100% अंक लेके आएंगे और आप हमारा भी नाम रोशन करेंगे। एक एक चीज़ हमने बड़ी सजो कर इसमें लिखी हुई है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको अपनी कॉपी पर नोटबुक बनाएं, उस पर लिखते जा सकते। क्या होता है प्रपशु कोशिकाएं, एक बार फिर देखते हैं। परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में कोने पर बाहरी स्तर के नीचे कुछ आधा स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं, आधा स्तरीय। इन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, जिनसे एक बाहरी प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतरी प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। कोशिकाएं लगातार क्या होता रहेगा? विभाजन होता रहेगा। तो दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। कितने स्तर? 3 से 5 स्तर। इनमें बाहरी त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है। इस परत को अंतः स्तर, मतलब एक परत जब ज्वेलेशन होना शुरू हो जाएगा तो नीचे वाली परत यानी बाहरी त्वचा की नीचे वाली परत कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। इस परत को अंतः स्तर कहते हैं। जिन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिकाएं इतनी पतली रह जाती हैं उन्हें रंध्रक कहलाता है। मतलब पहले तो देखा आपने कि मोटी हो जाती है प्रायः, लेकिन क्या हो रहा है कि कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है तो उन्हें रंध्रक कहते हैं। अंतः स्तर नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं, ये बात याद रखिए, अंतः स्तर से नीचे वाली, अंतः स्तर है उससे नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं, ये वाली बात आप नोट कर लें भाई। किसी अंतः स्तर से नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली परत टेपिटम बनाती है। क्या बनाती है? सबसे नीचे परत टेपिटम बनाती है। और ये जो पॉइंटेड है, क्या याद रखना है, यहाँ से आप नोट करेंगे। इतनी बात यहाँ से आप नोट कर लीजिए कि अंतः स्तर से नीचे वाली 1-3 परत की कोशिका मध्य स्तर तो सबसे नीचे वाली परत टेपिटम बनाती है और टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भंगुरित हो जाती हैं तथा बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायता देती है। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन, कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से कुछ नष्ट हो जाती है, कुछ गोलाकार क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरफ कार्य करती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 आगुणित लघु बीजाणु बनाते हैं। कितने? 4। देखेंगे डायग्राम, देखिए डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे तो ये वाली चीज़ देख लेते हैं भाई। ये देखेंगे, ये जो लेयर की कंडीशन है ये दिखाई दे रही है, ये बाहरी स्तर है एपिडर्मिस। अंदर की साइड से विभज्योत की कोशिकाएं हैं। पहला डायग्राम हमने बताया था, उसके अंतः परत के अंदर एक कोशिका पाई, इसे कहते हैं प्रपशु कोशिकाएं। बीज मध्य में ऊतक है। बाहरी स्तर हो गया, बाहरी स्तर। अब ये आपको दिखाई दे रहा है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में क्या है, इसको बोलते हैं संवहन ऊतक। और जो पतली संरचना देखो यहाँ सब मोटी है तो कोई बात मोटी है तो कोशिका हो गई, लेकिन पतली है तो क्या बनेगी? रंध्रक। और एक बात और देखिए ये वाली परत क्या है? ये वाली परत यानी कि इसमें क्या है? ये टेपिटम क्या कहलाती है? ये कहलाती है भैया टेपिटम। क्या कहलाएगी? टेपिटम कहलाएगी। फिर क्या है? ये रंध्रक है। देख लीजिए डायग्राम है बाह्य ऊतक के बाहरी स्तर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला डायग्राम आप अपनी बोर्ड की कॉपी पर बना कर आइए। 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे किसी से बिना पूछे इस क्वेश्चन को
बना लाइए। इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट 2025 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या है भाई आगे। लघु बीजाणु एवं परागकण। परागकण आगुणित होता है और ये 2 आवरणों से ढका रहता है। बाहरी आवरण कठोर होता है, खुरदरा होता है, जिसे बाहरी चूल कहते हैं। इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रह सकता है। इनमें जनन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पराग नली निकलती है। बाहरी चोल के नीचे पतली व कोमल अंतःचोल होती है, ये पैक्टोसेलोज यूनिट। ये वाली बात याद रखिए, बाहर चोल के नीचे पतली परत जो कोमल है, अंतःचोल है, इसी को हम क्या कहते हैं? पैक्टोसेलोज। क्या होता है? पैक्टोसेलोज। देखिए ये परागकण की संरचना है। बाहरी भाग दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या है भाई बाहरी भाग? बाहरी चोल कह दिया गया। थोड़ा से बड़े अंदर के लिए अंतःचोल हो गया। ये जो पॉइंट है अंदर वाला, ये क्या है? कायिक केंद्रक है। ये जो सेल्स बनी हुई हैं ये वाली, इनको जनन कोशिका कह दिया गया है। और यहाँ से क्या है? जनन छिद्र है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है, जनन केंद्र। तो जनन केंद्र कहाँ पाया? जनन कोशिका के अंदर। पराग कोश का स्फुटन एवं नरयुग्म कोश का विकास। देखें, पराग कोश के स्फुटन के समय मध्यस्तर और टेपिडम स्तर नष्ट हो जाता है। ये वाली बात याद रखिए कि टेपिडम स्तर कब नष्ट होता है? तो पराग कोश के जब फटने का समय होता है, स्फुटन का समय होता है, तो मध्य स्तर और टेपिडम दोनों स्तर। केवल बाहरी त्वचा व अंतर त्वचा रह जाती है, यानी कि मोटी त्वचा रह जाती है और पतली त्वचा रह जाती है। स्फुटन के समय अंतर त्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और जिससे बाहरी त्वचा पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। बाहरी त्वचा मोटी तो होती है, तो तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण परागकोश स्टोमियम वाले स्थानों से फट जाते हैं। मतलब जहाँ पतला स्थान होता है वहाँ से वो फट जाते हैं, मोटे स्थान से फट नहीं पाते। दोनों परागधानियों में स्थित परागकण बाहर आने लगे। जहाँ से फट जाएगा भाई पराग स्फुटन हो जाएगा, वहीं से क्या हो जाएंगे? परागकण आने प्रारंभ हो जाएंगे। नरयुग्म कोश का विकास। परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम नोट करना, पुरानी एक बात को नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक। जो केंद्रक बड़ा होता है उसे वर्धी केंद्रक, तथा छोटा होता है छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। यह बात या सुनिए द्वारा से सोच लीजिए। परागकणों के आगे जो परागकण थे उनका विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। जैसे आपने देखा था भाई, क्या देखा था कि एक इस प्रकार का डायग्राम था और ये इस प्रकार का जो ग्लोबर था ये बनाया गया था। तो इसका ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट इसे वर्तिकाग्र है, ठीक है। नीचे क्या था? पुष्पासन था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्तिकाग्र पहुँच जाते हैं जहाँ इनका अंकुरण होता है, जिस पर पश्चात परिवर्धन करते जायांग। जायांग में क्या होता है? अंडप होता है, इकाई जो अंडप है। प्रत्येक अंडप के 3 भाग, अंडाशय, फल बदलने वाला, वर्तिका, वर्तिका। अंडप का निचला भाग जो सबसे नीचे वाला भाग है, अभी आपने देखा था, एक बार और देखिए। ऐसे करके हमारा ये डायग्राम है और ये हमारी कंडीशन है। तो ये नीचे वाला भाग इसको क्या कहेंगे? इसको अंडाशय कहेंगे। ये ऊपर वाला वर्तिका कहेगा और इसके ऊपर ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। अंडप का निचला भाग अंडाशय कहलाता है, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली समान होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, आपने देखा दोनों। तथा वर्तिका के अंदर ऊपर घुंडी के समान ये देखा रचना होती है, वर्तिका कहते हैं। अंडप पुष्प का मादा जनन अंग है। फीमेल निषेचन के पश्चात अंडा से फल में चेंज हो जाता है तथा बीजांड, जो बीजांड था अंदर, वो बीज में चेंज हो जाता है। बीजांड की संरचना देखिए अगला पॉइंट में। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतली ग्रंथ से जुड़ा रहता है। छोटा सा पॉइंट जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड जुड़ा रहता है उसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहलाता है। बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है। बीजांड के बाहर का आवरण वही अध्यावरण, अंदर का आवरण अंत अध्यावरण कहलाता है। बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है। बीजांड काय का वह आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं क्या कहलाता है? निवाहक कहलाता है। इसके मध्य में भ्रूणकोश होता है।
ध्रुव कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं तथा मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें मध्य में अंड कोशिका तथा इसके इधर उधर स्थित सहायक कोशिकाएं होती हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। देखिए भाई यहाँ इसी बात को समझने वाली बात है, इस बात को ध्यान रखने में क्या है, ये सेल्स जो है प्रतिमुख कोशिका है, इसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है और ये बीजांड द्वार है। समझना रहे। अब सहायक कोशिका याद रखिए, जो नीचे की साइड से सहायक प्रतिमुख कोशिका संख्या कितनी है 3 देख रहे हैं हम। पक्षी परागण देखेंगे। पक्षी परागण क्या है? पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं। इनमें मकरंद का स्राव होता है और मैना द्वारा परागण होता है। जल परागण है, जल के माध्यम से होगा। जल परागण 2 प्रकार का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें परागण जल के अंदर होता है जैसे स्ट्रेटोफिल्ला जो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए एग्जाम। एपियाडम जिसके परागण जल की सतह पर होता है, लैग्डमा हाइड्रोला। विशेषताएं पाई जाए, जब जल परागित पुष्प अस्पष्ट होते हैं, छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधहीन मकरंदहीन होते हैं। परागण हल्के होते हैं जिससे जल की सतह पर तैर सकें। वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा और गीला नहीं होता। परागण के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक तह होती है जो इन्हें जल में सड़ने से बचाती है। ये बात याद रखिए, ये परागण का जल में रह जाएगा तो क्या गल सकता है। लाभ देखें, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। इससे उत्पन्न बीज भी बड़े भारी, स्वास्थ्य एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं और रोग प्रतिरोध नहीं जाते तैयार की जाती है। इससे अनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर परागण में बीजों की संख्या अधिक होती है। हानियाँ देखें, ये क्रिया निश्चित होती है क्योंकि इसमें परागण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागित करने वाले संसाधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। पर परागित पुष्पों के विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण की अधिक संख्या में नष्ट होते हैं और पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, मिक्सचर होते हैं। कृत्रिम परागण क्या होता है? इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब एक पुष्प आप लगा हुआ है भाई और एक पुष्प लगा हुआ है तो अपने उत्पादन की पुष्प लगा दिया, एक पुष्प ये लगा दिया और इस वाले पे ये पौधा फूल लगा हुआ है, इस वाले यहाँ फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है फ्लावर, यहाँ से अपने इच्छानुसार उसका क्या करा दें, इस पौधे पर पहुँचा दें और इस पौधे का इस पर पौधे पर पहुँचा वाला ये क्वालिटी ठीक है, तो ये अपना फायदे के लिए करें। इस विधि में 2 आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं, विपुंसन और थैलीकरण। यहाँ हमने भी बात की थी विपुंसन में। विपुंसन में क्या होता है, ये एक पौधा है, इस पौधे पर यह फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ से जो है इस पार्ट से क्या करा गया, हटा लिया गया, जो परागण था उसको हटा लिया गया, ऐसा रखने के लिए हटाने का इस क्रिया क्या कहलाई, विपुंसन। अब इसके अंदर जो परागण हटा लिए गए और ये जगह खाली रह गई तो कोई आगे बैठ सकता है, इसीलिए इस पर क्या करें, एक कवरनुमा लगा दें, बांध दें थैली, तो इसको बोल देते थैलीकरण। जैसे कि देखेंगे थैलीकरण, इस प्रक्रिया में बंधेकृत पुष्प आबंधकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। थैली खोलकर किसी छिद्र पौधे के परिपक्व परागस्पर्धी के रख छिड़का जाता है, पुनः थैली को ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाते हैं और फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं। इन्हें अनुकूल मौसम में आकर उगाकर उन्हें गुणों का मादे भी किया जाता है, लेकिन पुष्पों में बंधकरण की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बातें हैं भाई, ये अभी काफ़ी रह गया है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, आगे शायद डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हम हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमें अवगत कराइए और प्रक्रम में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास होगा। शिव्या एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपको शुभ रात्रि कहते हुए मैं